A very good morning to all my dear students. We were on chapter number first of microeconomics and we were discussing the most important topic of the chapter, that is production possibility curve. Right, yesterday we have discussed too many aspects of this PPC curve. Uh, have a look. Let me recall you all the points. Number one, we have discussed the meaning of PPC. After that, we have discussed the assumptions of PPC. After that, we have discussed the graph and table of PPC. Then after yesterday, we have discussed two important properties of PPC. पांच तो ये मेन टॉपिक्स हो गए थे. मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, देन आफ्टर assumptions, then after the table, then the graph, and then the two basic properties of PPC. Then we have discussed two additional topics also, MRT and MOC. MOC तो नंबर के टर्म में था, number of units of good one that need to be sacrificed to gain the units of another commodity. And MRT was the ratio in which one good need to be sacrificed for gaining one additional unit of another. Yesterday we have focused कि क्यों PPC downward sloping होता है और क्यों PPC concave होता है. Downward sloping में you have to write PPC is downward sloping only because of negative relationship between good one and good two. Every time for increasing the production of one commodity, you need to sacrifice the production of another commodity. And concave because more and more units of good two are to be sacrificed for gaining additional unit of good one. ये हमने कवर कर लिया था. अच्छा, अब आज का टॉपिक देखिए. Whether economy will always operate on PPF. क्या एक इकोनॉमी हमेशा PPF पे रहेगा? क्या एक इकोनॉमी हमेशा PPC के ऊपर ही ऑपरेट करेगा? आप बताइए जरा सोच के. PPC शो करता है आपके मैक्सिमम आउटपुट को. मैं कहूं कि इकोनॉमिक्स के और मैथमेटिक्स के मार्क्स अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, बच्चा दोनों में मैक्सिमम एफर्ट देके 100% ला सकता है. 100%. जो 100% लाएगा वो तो इस PPC की लाइन पे रहेगा. लेकिन क्या हमेशा हम 100% ला रहे होते हैं क्या? डेफिनेटली नो. ये PPC का कर्व तो बताता है आपकी कैपेसिटी लेवल को व्हेन यू आर मेकिंग 100% यूज ऑफ योर गिवन रिसोर्सेज. 1% भी वेस्टेज नहीं होता है. आप अपने रिसोर्स को पूरा मैक्सिमम यूज कर लेते हो. अगर मैं अपना 8 आवर्स पूरा पढ़ाई को देती हूँ तो मेरा क्या रिजल्ट आ सकता है, ये PPC मुझे बताता है. लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ सिचुएशन क्या होती है? रियल लाइफ सिचुएशन हम इस PPC के अंदर होते हैं. कोई यहाँ होता है, कोई यहाँ होता है, कोई थोड़ा और अंदर होता है ना. 98 आ गए, 95 आ गए तो हम इसके पास में है. थोड़े से 80s में आ गए तो हम यहाँ हो गए, और 60s में आ गए तो हम और अंदर हो गए. यानी रियलिटी में तो हम PPC के अंदर भी होते हैं. काफी बच्चे यहाँ भी होते हैं. जो फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वो कहाँ है? वो PPC के ऊपर है. तो कहने का मतलब ये है कि the point on PPC curve shows that resources are utilized in a proper way. आपने एग्जामिनेशन टाइम में पढ़ाई अच्छे से की है, आपने पेपर में अपने 3 आवर्स अच्छे से लिखे, फुल मार्क्स मिलेंगे तो आप PPC पे आएंगे. बट बहुत मुश्किल है ऐसा करना. जान लगा देते हैं तो भी 100 आउट ऑफ 100 लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है. तो एक्चुअली हम कहाँ रहते हैं? A point somewhere inside the PPC. हम सब कहाँ रहते हैं? Somewhere inside the PPC. लेकिन क्या कभी कोई PPC को क्रॉस करके गए? कभी किसी ने 100 में से 110 नंबर अचीव किए? ओनली अप्सरा वाले एड में एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग है ना, वो वही मिलते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलते. तो प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू क्रॉस द PPC. हम PPC को क्रॉस नहीं कर सकते, हम उसके बाहर नहीं रह सकते. हम केवल कहाँ रहेंगे? या तो PPC के ऊपर या फिर PPC के अंदर. तो आपका टॉपिक आपको यही बताना चाह रहा है, whether all the economies operate on PPC. क्या सारी इकोनॉमीज हमेशा इस PPC की लाइन के ऊपर होती है? आपका आंसर रहेगा नो. A point on PPC shows that resources are used to a maximum level without any wastage, but in reality the economy can remain inside PPC also. अगर कुछ भी वेस्टेज हो गया है तो वो inside PPC रहेगी, और बाहर भी पॉइंट लगा सकते हैं. ये पॉइंट होता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन.
unattainable, it means the combination where we can't reach. अब इसको बुक से रीडिंग करते हैं. मैंने आपको टॉपिक तो सारा एक्सप्लेन कर दिया है क्विकली. अब इसको हम बुक से आराम से पढ़ेंगे. देखिए क्या लिखा हुआ है. Who will be reading the part? कौन रीडिंग करेगा? Yes, raise your hands. Who will read? Falguni will read. Ma'am, your voice is cracking. My voice is cracking. Give me a second, Dan. Yes, ma'am. Okay, then better read this part. This one. Ma'am, 2 points. Okay. ठीक है, ma'am. Start Whether from economy. here. Okay, ma'am. Whether economy will always operate on PPF. It must be remembered that PPF does not show the point at which the economy will actually operate. It only shows the maximum available possibilities which an economy can produce. The exact point of operation depends on how well the resources of economy are used. First point, economy will operate on PPF only when resources are fully and efficiently utilized. Second, economy will operate at any point inside PPF if resources are not fully and efficiently utilized. Third, economy cannot operate at any point outside PPF as it is unattainable with the available productive capacity. Very good, Falguni. Have a look. Wait. Have a look. What is it? Whether economy will always operate on PPF. क्या economy हमेशा PPF पे operate करेगी? तो क्या लिख के दिया हुआ है? That you must keep it in your mind कि PPF तो केवल maximum possibility को show करता है. हम actually PPF पे रहेंगे या नहीं रहेंगे ये depend करता है कैसे हमने resources को utilize किया. Right. The first point. We will operate on PPF only when we are making 100% use of our given resources. Second, we will be operating somewhere inside PPF, जो reality में हमेशा होता है कि हम somewhere inside PPF रहते हैं. कहाँ रहेंगे, उससे कितना close रहेंगे, ये depend करेगा हमारी capabilities पे, हमारी efficiencies पे. And number 3, economy cannot operate at any point outside the PPF. हम इसके PPF के बाहर नहीं operate कर सकते. वो combination हमारे लिए unattainable रहेगा क्योंकि available resources आपको allow नहीं करेगा. Right? आगे देखिए जरा. It means economy can either operate on PPF or inside PPF, known as attainable combination. New definition आ गई आपके लिए. What do you mean by attainable combination? अगर आपसे पूछ लिया जाए, all the combinations which an economy can produce by using the given resources. जो produce करना possible है. You can get 100 out of 100 also and you can get 10 out of 100 also, right? आप ला सकते हैं. आप 100 भी ला सकते हैं, 90 भी ला सकते हैं, 95 भी ला सकते हैं, 80s भी ला सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक रहा है. तो यानी 100 में से 100 या फिर बिलो 100, 0 to 100 के बीच का कोई भी वैल्यू, ये अटेनेबल वैल्यू है. ये आपकी रीच के अंदर है. कहाँ तक आपकी रीच होगी वो डिपेंड करेगा आपके हार्डवर्क पे. लेकिन क्या 100 में से 110 आपकी रीच में है क्या? डेफिनेटली नो. 100 आउट ऑफ 100 ही ला सकते हैं हाईएस्ट, उससे ज्यादा नहीं ला सकते. तो बट द इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड पीपीएफ. हम उसके बाहर जा ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारी रीच में नहीं है. वो क्या है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है. चलिए डायग्राम में कैन यू ऑब्जर्व, क्या आपको पता चल रहा है कि पॉइंट ए बी सी डी और ई ये सारे कैसे कॉम्बिनेशंस है? अटेनेबल, हमारी रीच के अंदर, जिसमें ए बी सी और डी शो कर रहे हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, whereas point E is indicating कि इकोनॉमी के अपने रिसोर्स की है. पॉइंट एफ अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है.
इस तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. Go with these 2 points, have a look. What is it? Any point on PPF, that is point A to D, or any point inside PPC, that is point E, are attainable. Attainable के साथ आपको एक extra बात लिखनी है. Points on PPC are showing fuller utilization of resources, whereas point inside PPC is showing underutilization of resources. PPC के ऊपर वाला तो बता रहा है full use हो रहे resources, और अंदर वाला बता रहा है and point beyond PPC is unattainable. ये देखिए attainable का meaning. Those combinations at which economy can operate, there can be 2 attainable option. 2 option हो सकते हैं. एक तो जब हम अपने resources का maximum use करें, और एक जब हम अपने resources की wastage कर दें. Karan want to speak something? Yes, Karan, you can unmute and speak. मैम जब हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे कर्व वाला, तो मैम हमारा हमेशा इतना प्रॉपर कर्व बनेगा क्या मैम? उल्टा सीधा नहीं होगा? हाँ बेटा, आपका हमेशा कर्व इसी तरीके से बनेगा. शेप जो है वो कॉनकेव. हाँ, तो मैम उसके हमको नंबर्स कैसे पता चलेंगे कि इसके लिए इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसके लिए इसको इतना करना पड़ेगा? बेटा आप जो कर्व बनाएंगे ना, आपको कुछ टेबल खुद से बनानी होती है. मैंने टेबल लिया जिसमें मैंने एक को 0 1 2 3 4 रखा. अब अगर मैंने सेक्रीफाइस लॉजिक के अकॉर्डिंग सही लगाया है, जैसे मैंने पहले शुरुआत कर दी 10 से, फिर मैंने पहले कितने यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया? 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, और फिर 4 का. तो ऐसे में मेरा कर्व अपने आप ही सही बनेगा. मैं जब यहाँ मार्किंग करूंगी, x की साइड 0 1 2 3 4, और y के साइड जो जो आपके आ रहे हैं रेस्पॉन्सेस, वो आप यहाँ पे मार्क करेंगे, और फिर इसी टेबल को जब आप प्रेजेंट करेंगे तो आपका कर्व एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा जैसा हमने सीखा. बाय चांस इकोनॉमिक्स में आपके पास एक अच्छा ऑप्शन और होता है. बाय चांस आपको लग रहा है आप लेट हो रहे हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आप बिना टेबल के भी कर्व बना सकते हैं. वैसे आई वुड सजेस्ट हमेशा आप टेबल के साथ ही बनाएं, बट अगर हमारा टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो हम देखिए, हम नॉर्मल एक कॉनकेव कर्व बना देते हैं. मैंने आपके सामने नॉर्मल कॉनकेव कर्व बना दिया. ये कर्व भी आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा कि x की हर एडिशनल यूनिट के लिए y का मोर एंड मोर सेक्रीफाइस किया. कैसे? मैं यहाँ x पे इक्वल डॉट लगा देती हूँ. 1 2 3, मैंने ये 3 डॉट लगाए. अब आप देखिए, आप इनको ज्वाइन कीजिए स्ट्रेट लाइन से. ये फर्स्ट लेवल आया, ये आपका सेकंड लेवल आया. आपको पता चला फर्स्ट से सेकंड तक आते टाइम मैंने इतना सेक्रीफाइस किया. थर्ड को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका सेक्रीफाइस थोड़ा सा ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली मोर, राइट? तो ये भी हम इसके थ्रू प्रूव कर सकते हैं दैट फॉर गिविंग 1 more unit of good x, we are giving more and more units of good y. Is it okay, Karan? Yes ma'am. Okay, all right. Anyone, any question? Falguni, you have also raised your hand in between the topic. Do you want to ask something? नो मैम, वो मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी ना बीच में, इसलिए हैंड रेज किया था, बट अब सही हो गई. ओके बेटा, ओके. चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया है, राइट? ये बहुत इजी से टॉपिक है और काफी स्कोरिंग है, अच्छे खासे मार्क्स से आपको देके जाएंगे. चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं. अटेनेबल, जब हम रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूज करेंगे तो भी, और अंडर यूटिलाइजेशन करेंगे तो भी. बट अंडर यूटिलाइजेशन करते टाइम हम पीपीसी के अंदर रह जाएंगे. अनअटेनेबल, जो गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में पॉसिबल नहीं है. 20 का पेपर हुआ है तो 20 आउट ऑफ 20 लाना पॉसिबल है, 20 में से 25 नहीं आ सकते. हाँ, अगर पेपर का मार्किंग बढ़ जाए तो जरूर आ सकते हैं. 20 की जगह 25 का करते हैं पेपर, तो जरूर आप स्कोर कर सकते हो 25. आगे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आता है डिफेंड और रिफ्यूट. An economy always produces on PPF but not inside PPF. ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है. पहले माइक्रो जब 12th क्लास में लगा करती थी, अब तो 11th में है, तो आपके एनुअल एग्जाम्स में आ सकता है. क्या पूछ रहे हैं? क्या आप बताइए, आप लोग बताइए, आप डिफेंड करेंगे कि रिफ्यूट करेंगे गिवन स्टेटमेंट को? Yes, tell me. Who all will defend the statement? कौन कौन इस स्टेटमेंट के साथ है?
that an economy always produces on PPF, not inside. हमेशा हम PPF के ऊपर ही रहते हैं, कभी अंदर जाते ही नहीं है. कौन कौन है जो इस स्टेटमेंट के साथ है? चलिए कौन कौन इसके अगेंस्ट है? Who all are not agree with the given statement? और आधे बच्चे हैं जो किधर भी नहीं है, ना तो इस साइड ना उस साइड. राइट, हैव अ लुक. हमें इस स्टेटमेंट के साथ नहीं होना है, ये गलत है. इस स्टेटमेंट का तो मतलब हो गया वी ऑलवेज गेट 100 आउट ऑफ 100. नो, रियलिटी में 100 आउट ऑफ 100 तो रेयरली आते हैं. एक्चुअली हम थोड़ा सा इससे पीछे रह जाते हैं. राइट, तो आप सबको कोशिश करनी है कि आप सब पीपीएफ के पास आ जाए. पीपीएफ पे नहीं तो एटलीस्ट इससे क्लोज तो आने ही लगे. अब आपको कह रहे हैं पीपीएफ एंड एमआरटी. एमआरटी क्या था? एमआरटी वाज द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस of good Y for gaining an additional unit of good X. अब यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहे हैं that in case of PPF, MRT हमेशा कैसा होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है. और इस इंक्रीजिंग PPF है concave to the origin. कैसा? concave to the origin. अगर आपको बोल दे PPF और MRT को एक्सप्लेन कीजिए, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इधर देखिए जरा. क्वेश्चन दे दे, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एमआरटी एंड इट्स बिहेवियर. आपका सॉल्यूशन रहेगा कुछ ऐसा. सबसे पहले यू विल बी नोटिंग डाउन द मीनिंग ऑफ एमआरटी. आपको इसका डेफिनेशन लिखना है. फिर आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको एमआरटी बना के दिखाना है. टेबल देखिए जरा स्क्रीन पे, मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ, जल्दी जल्दी देखिए. कॉम्बिनेशंस, गुड एक्स, गुड वाई और यहाँ पे एमआरटी. ये टेबल हम थर्ड या फोर्थ टाइम डिस्कस कर रहे हैं. गुड एक्स, गुड वाई, कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी एंड ई. एक्स की कितनी यूनिट्स बनाएंगे? 1 1 से. 0 1 2 3 एंड 4. वाई की सेक्रीफाइस करनी है हर बार पहले से ज्यादा. 10 से स्टार्टिंग कर दीजिए. 10 पहले 1 का सेक्रीफाइस करिए, फिर 2 का सेक्रीफाइस कीजिए, फिर 3 का सेक्रीफाइस कीजिए और फिर 4 का सेक्रीफाइस कर दीजिए. राइट, आपको क्या करना है? पहले 10 में से 1 माइनस करना है, फिर जो वैल्यू आई उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, फिर उसमें से 3 एंड देन 4. 0 तक पहुंच गए. अब एमआरटी देखिए कैसे आएगा. एमआरटी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर मैं कहूँ सैक्रिफाइस अपॉन गेन. भूलना नहीं कभी भी, सैक्रिफाइस अपॉन गेन. सबसे पहले तो डैश, कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा. फिर एक्स की 1 यूनिट गेन की और सैक्रिफाइस कितना किया? 1 यूनिट का. तो सैक्रिफाइस रेशियो गेन 1:1. नेक्स्ट, गेन तो पूरे में 1 1 का ही हो रहा है, लेकिन सैक्रिफाइस 2:1, देन 3:1 एंड देन 4:1. ये हमारा एमआरटी है जो इंक्रीज हो रहा है. आपको पीपीसी के साथ इसको समझाना पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में. क्वेश्चन क्या बनेगा? एक्सप्लेन द मीनिंग एंड बिहेवियर ऑफ एमआरटी. आप मीनिंग बता देंगे और बिहेवियर ऐसे बताएंगे. MRT in case of production possibility curve is always increasing, due to which PPC is concave to the origin. सभी बच्चों को आ गया? चलिए भाई, मैं आपके सामने एक और टेबल बना रही हूँ, आप मुझे MRT कैलकुलेट करके बताइएगा. मैं आपके लिए टेबल बना रही हूँ, यू हैव टू कैलकुलेट MRT. ठीक है, स्टार्ट करें. देखिए यहाँ कॉम्बिनेशंस है A B C D E एंड F तक है. यहाँ आपका गुड एक्स है, यहाँ गुड वाई है. गुड एक्स 0 1 2 3 4 5. गुड वाई की बात करते हैं. 25 23 20 20 के बाद मैम ऊपर 24 होगा, 24 नहीं होगा क्या? हाँ मैम शायद 24 होना चाहिए. हार्ड एंड फास्ट कंपल्शन नहीं है.
बस बात इतनी सी है कि रेशियो इंक्रीज होना चाहिए। अभी हम देखते हैं रेशियो इंक्रीज हो रहा है क्या। अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपकी ये टेबल में से क्वेश्चन आपको कैसे भी टेबल दे सकता है। आपको जब बनाना है तो आप 25 के बाद 24 फिर 22 वैसे ले सकते हैं। इज इट ओके? एग्जामिनर आपको कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है। 16 के बाद मैंने लिखा 11 और 11 के बाद में मैंने लिख दिया 4। बस यहीं तक टेबल आपको दी हुई है, यहीं तक गिवन है टेबल। चलिए एमआरटी निकाल के बताइए। जल्दी जल्दी सभी बच्चे। बेटा मैं एक बार ये एक्स वाला इरेज कर रही हूँ। आप सबको पता है ना कि ये 1 1 लिया है आपने। यहाँ पे मैं वो रेशियो लिख के दे देती हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है स्क्रीन पे। मैं एक्स को आपके लिए यहाँ दोबारा लिख देती हूँ 0 1 2 3 4 एंड 5। ये एक्स है और यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रही हूँ एमआरटी। Yes, Janvi will tell us the answers. Yes, Janvi. Janvi. यस मैम। Yes, बेटा फर्स्ट पे क्या होगा? मैम डैश। यहाँ ओके। चलिए हिमांशु सेकंड पे क्या होगा? मैम 2:1। 2:1। वेरी गुड। करण नेक्स्ट पे? मैम 3:1। फाल्गुनी नेक्स्ट? मैम 4:1। 4:1। Praveen, हाँ very good, this one is correct. Praveen next one? 5:1। Pankaj? 7:1। वेरी गुड। तो क्या ये इंक्रीजिंग आ गया? देखिए एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि ये 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 ही आए। ऐसा सीक्वेंस फॉलो हो ये कंपल्सरी नहीं है। जो क्वेश्चन आपको दे दिया उसमें कुछ भी हो सकता है, बट ये जरूरी है कि एमआरटी इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्या कंपल्सरी है कि एमआरटी कैसा होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए। ये 100% कंपल्शन है। आप अगर टेबल बनाते हैं तो आपको तो वही बनानी है, एक्स को 0 से 4 तक लेना है और उसके बाद में जैसा मैंने बताया वैसा। एक और ऑप्शन आपके पास ये भी है कि 15 से स्टार्ट कर दीजिए, 0 तक पहुंच जाएंगे। 15 के बाद 14, 1 का सेक्रीफाइस किया, फिर 2 का सेक्रीफाइस कर दीजिए, फिर 3 का सेक्रीफाइस कर दीजिए, फिर 4 का सेक्रीफाइस कर दीजिए और फिर 5 का कर दीजिए। ये 10 और 15 से आप अगर शुरू करते हैं तो 4 तक आते आते या 5 तक आते आते आपका ये भी 0 और 5 हो जाएगा, तो आपका आराम से सॉल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा एमआरटी हमने कर ली, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप करने वाले हैं। अभी ये दो कंसेप्ट जो है स्ट्रेट लाइन और कॉन्वेक्स, ये अभी रुक के पढ़ेंगे, चेंजेस भी करेंगे। उससे पहले आप सब आ जाइए। वेट एक सेकेंड दीजिए मुझे। यस, पहले ये देखते हैं। देखिए आप सबको क्या करना है, अपने अपने रजिस्टर्स ओपन करने हैं और कुछ चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ उनको नोट डाउन करना है। ग्राफ बना के देखने पड़ेंगे आपको। ग्राफ बना के हमने पीपीसी बना के देखा, हमने एक ऐसी टेबल बनाई जिसमें स्लोप इंक्रीज होने की वजह से कर्व कैसा आया, कॉनकेव टू द ओरिजिन आया। अब सपोज अगर ऐसा हो जाए, लिखिए टेबल बनाइए, कॉम्बिनेशन लिखिए
A B C D, गुड X, गुड Y। गुड्स लिखने हैं आपको X एंड Y, और यहां लिख देना है MRT। अब जो टेबल में लिख रही हूँ उसमें MRT निकाल के देखिए। ऐसा होता नहीं है, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है। ऐसा जनरली नहीं होता है, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन रहेगी जो हम अभी कर रहे हैं। यहाँ लिखिए 0 1 2 3, यहाँ लिखिए 10 8 6 4। थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, ई कॉम्बिनेशन लगा के यहाँ 4 और यहाँ 2 कर दीजिए। एक बार दोबारा बना रही हूँ टेबल, स्क्रीन पे देखिए। कॉम्बिनेशंस गुड X एंड गुड Y। मैंने X में क्या क्या लिखा? आई हैव रिटन X की साइड 0 1 2 3 4 एंड 5, आप 5 तक लिख दीजिए। Y की साइड 10 8 6 4 2 0, और यहाँ लिख दीजिए A B C D E F। MRT कैलकुलेट कीजिए, MRT को कैलकुलेट करें। हाँ जी पंकज। मैम रेशियो सेम है, 2:1। रेशियो सेम है, 2:1 2:1 2:1, यही आ रहा है सभी का। चल यस मैम। वेरी गुड। अब इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करिए। ये आपकी टेबल सबकी नोटबुक में बनी हुई है, मैं इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करके बता रही हूँ आपको, ठीक है? इसको ग्राफ पे प्रेजेंट स्ट्रेट करते लाइन हैं। होगी Have a look। बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, बना के देखते हैं, सभी बना के देखें। एवरीवन, हमने गुड X लिया 1 2 3 4 5, इक्वल गैप 5 तक ही लेना है। Y को 2 4 6 8 10, 2 2 का गैप ले लीजिए एक बार। सभी बच्चे बनाते जाएं। मैं स्क्रीन पे ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, मे भी कुछ गैप इधर उधर हो जाए, आपका गैप प्रॉपर रहना चाहिए, राइट? हैव अ लुक। 2 4 6 8 एंड 10। पहला पॉइंट, 1 यूनिट ऑफ गुड X एंड 10 यूनिट्स ऑफ गुड Y। सॉरी, 10 यूनिट्स ऑफ गुड Y एंड 0 यूनिट ऑफ गुड X, ये था हमारा फर्स्ट वन, है ना? सबसे पहले हम X प्रोड्यूस कर रहे थे नहीं थे, और Y को ही प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आया होगा वो यहाँ आया होगा। By mistake I have used eraser on the screen, give me a second। Virtual whiteboard is a bit tough, right? देखिए जरा, यहाँ पे 10 है, मेरा फर्स्ट पॉइंट रहेगा यहाँ 0 एंड 10, फिर 1 एंड 8, सेकेंड पॉइंट यहाँ आएगा, थर्ड पॉइंट 2 एंड 6, फिर 3 एंड 4, देन 4 एंड 2, एंड देन 5 एंड 0। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने जो लाइन आएगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन आएगी। यानी हमने दूसरी बात सीखी ये कि कब डाउनवर्ड स्लोपिंग तो कब होगा, जब x और y का नेगेटिव रिलेशन होगा, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। लेकिन अगर किसी कर्व का स्लोप कांस्टेंट आ जाता है बाय चांस, तो कांस्टेंट स्लोप के केस में वो कर्व कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो क्या पीपीसी कभी भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? जनरली नहीं होता, बट बाय चांस अगर एमआरटी कांस्टेंट रहे, अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एमआरटी कांस्टेंट दे दिया है, उस कांस्टेंट एमआरटी की कंडीशन में आपका पीपीसी कैसा रहेगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दे दिया है जिसमें एमआरटी कांस्टेंट निकल रहा है, और एग्जामिनर ने कह दिया है कमेंट अपॉन द शेप ऑफ पीपीसी, तो आप कमेंट करेंगे कि द शेप ऑफ पीपीसी इन दिस केस विल बी अ स्ट्रेट लाइन कर्व। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। चलिए Yes, आगे ma'am. बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, पीपीसी कॉन्वेक्स भी बन सकता है क्या? कॉन्वेक्स कर्व कैसा होता है?
कॉन्वेक्स होता है इस तरीके का। तो अभी हम देखेंगे क्या हम ऐसा भी कर्व बना पाते हैं, या इकोनॉमिक्स में ऐसा कर्व कब बनता है। माइक्रो के चैप्टर 2 में आपको ऐसा कर्व बनाना होगा, ठीक है। तो अभी हम सीखते हैं कि ऐसा कर्व कब बनता है। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। दोबारा एक टेबल बनवा रही हूँ, टेबल को बनाइए जल्दी से। ड्रॉ द टेबल एंड कैलकुलेट द MRT। कॉलम 1 सेम रहेगा, कॉम्बिनेशन A B C D E। कॉलम 2 भी सेम रहेगा, गुड X 0 1 2 3 4 5 तक ले जाइए भले। कॉलम 3 इस बार आपको चेंज कर देना है, गुड Y। दिस टाइम हमें रिवर्स चलना है, हमें क्या करना है, लेस एंड लेस सेक्रीफाइस करके देखना है क्या होता है, देखते हैं। 15, पहले 5 का सेक्रीफाइस कर दो, 10, फिर 4 का सेक्रीफाइस करो, 6, अब केवल 3 का सेक्रीफाइस कीजिए, 3, अब 2 का सेक्रीफाइस कीजिए, 1, और अब 1 का सेक्रीफाइस कीजिए, 0। MRT निकाल के देखिए, MRT क्या आ रहा है आपके सामने, निकाल के देखिए जरा। हैंड रेज करके मुझे बताइए MRT क्या कैलकुलेट किया आपने। यस पंकज, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर है 5 4 3 2 1। क्या आ रहा है, डैश देन 5:1 देन मैम 4:1 and 3:1 2:1। यस वेरी गुड, सबका सेम आ गया ना, डिक्रीजिंग आ रहा है। अब डिक्रीजिंग आ रहा है तो इसको कर्व पे प्रेजेंट करके देखते हैं। आप सभी बना के देखिए, इसका डायग्राम बना के देखिए जरा, कैसा डायग्राम आता है देखते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं स्क्रीन पे बना रही हूँ बेटा, आप रजिस्टर्स पे बना रहे हैं, प्रॉपर होना चाहिए। ऑल्दो आई विल ट्राई कि यहाँ भी आपको बहुत प्रॉपर डायग्राम मिले। हैव अ लुक, x 1 2 3 4 5, y 15 तक है। मैं 3 3 का गैप ले लेती हूँ, स्केल आप 3 3 का ले लीजिए, 3 6 9 12 15, सबने ले लिया। 3 6 9 12 15 का स्केल ले लीजिए। चलिए बेटा जी पॉइंट्स लगाना शुरू कीजिए एवरीवन। पॉइंट नंबर 1 15 एंड 0, 15 एंड 0। पॉइंट नंबर 2 1 एंड 10, तो यहाँ पे 9 है, 9 से थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे तो 12 है, ये रहा 9, तो 9 10 11 12, तो ये रहा 10। तो सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ आएगा, ध्यान से लगाना, गलती नहीं करना। x की 1 यूनिट और y की 9 यूनिट। चलिए थर्ड क्या था हमारा, 2 एंड हमने सेक्रीफाइस किया था 4 का, 2 एंड 6, तो ये रहा 6 और ये रहा 2, ये आपका यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था 3 एंड 3, राइट, तो 3 एंड 3 आपका आ जाएगा यहाँ पे। फिर था 4 और 2 यहाँ आ जाएगा, और फिर था 1 एंड 0 यहाँ आ जाएगा। कंबाइन करके देखिए किस किस का कॉन्केव कॉन्वेक्स आ रहा है, हैंड रेज करके बताइए। ये हमारा कर्व आ गया कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मजा आ रहा है करने में, चलिए वेरी गुड। बाकियों ने बना के नहीं देखा क्या, 6 of the students, okay, all of you have got the convex curve, right? यानी conclusively we can say अगर किसी कर्व का स्लोप डिक्लाइनिंग होगा तो वो कर्व कैसा बनेगा, the curve will be convex to the origin। तो क्या पीपीसी कभी कॉन्वेक्स हो सकता है, एक्सेप्शनल सिचुएशन में अगर बाय चांस एमआरटी डिक्रीजिंग आ गया तो पीपीसी कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। आपको पूछ ले व्हाट इज द शेप ऑफ पीपीसी, आपका आंसर रहेगा कॉन्केव। बट क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे जिसमें एमआरटी डिक्रीजिंग या कांस्टेंट हो, तो फिर पीपीसी की शेप क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जनरली पीपीसी कैसा रहता है, पीपीसी रहता है कॉन्केव टू द ओरिजिन। बट दो एक्सेप्शनल कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, इफ बाय चांस एमआरटी कैसा आ जाए, राइजिंग आ जाए, तो सॉरी फॉलिंग आ जाए, तो पीपीसी कैसा बन जाएगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा। और अगर एमआरटी कांस्टेंट आ जाए तो पीपीसी कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो आप लिख लीजिए पीपीसी, आगे लिख लीजिए कॉन्केव,
इसके आगे लिख लीजिए ब्रैकेट में इंक्रीजिंग एमआरटी, और इसको हाईलाइट करके लिख लीजिए आइडियल सिचुएशन, यानी ये हमारी मेन सिचुएशन है। फिर लिख लीजिए पीपीसी, उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉन्वेक्स, उसके नीचे लिख दीजिए कॉन्वेक्स कब होता है, फॉलिंग एमआरटी, और फिर लिख दीजिए पीपीसी ब्रैकेट में स्ट्रेट लाइन, और कब होता है, जब कांस्टेंट एमआरटी हो, कांस्टेंट एमआरटी, और इन दोनों सिचुएशंस के ऊपर लिख दीजिएगा एक्सेप्शनल सिचुएशंस। Anyone, any doubt? Above, do you want to ask something? Okay, all right then. Yes, Karan, you can ask your doubt. मैम एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं मैम, एग्जाम वालों ने एमआरटी दे दी और पूछे कि ये टेबल बना के दिखाओ और ग्राफ भी बना दो साथ में, ऐसे कर सकते हैं? नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं कर सकते, बट ऐसा कह सकते हैं कि explain with the help of PPC how MRT is rising. तो हमें ये बता सकते हैं कि आपको राइजिंग एमआरटी को बताना है, फिर टेबल हमें खुद बनानी है। Is it okay? ओके मैम। मैम कांस्टेंट एमआरटी कब चलिए, होगी? okay everyone. क्या क्या कह रहे हो बेटा? मैम कांस्टेंट एमआरटी कब होगी? कांस्टेंट एमआरटी रियल लाइफ में नहीं होगी, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में नहीं होती है, बट अगर हम पीपीसी की बात करें, अगर हमारा गेन और सेक्रीफाइस इक्वल है, हर बार आपको 1 यूनिट गेन करने के लिए सेम सेक्रीफाइस करना पड़े तो कांस्टेंट होगा। इज इट ओके? यस मैम। चलिए, एंजॉय योर 3 days ऑफ हॉलीडेज। ईद और आखा तीज दोनों को अच्छे से एंजॉय करें, अपने अपने फेस्टिवल्स को, सेफ रहें, हेल्दी रहें, एंड मेक श्योर फ्राइडे, सैटरडे, संडे यू हैव टू यूटिलाइज फॉर योर बेटरमेंट, राइट? आपको सारी चीजें रिकॉल करके रखनी है। द एक्टिविटी आई एम फॉरवर्डिंग यू, यू हैव टू सेंड मी द रिस्पॉन्सेज ऑल्सो। जो अभी मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मुझे फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं मंडे को। हैव अ नाइस डे।